स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, उसकी कब्र को किसने छुआ। जब हेडी आदर्श के कमरे में पहुंची तो ब्रेंका वाकई अंदर थी। उसने नाइटवेयर पहना हुआ था और कंधे पर कोट लपेटा हुआ था। सौभाग्य से हेडी को इस तरह की चीजों का अनुभव नहीं था। उसने आसानी से झूठ पर विश्वास कर लिया कि आदर्श और ब्रेंका ने मिलकर काम किया नहीं किया था कुछ। टीचर, मिस सिलन ने मुझे पवित्र न्यायालयों में पहुंचने के बाद यूरिया की कब्र पर जाने के लिए कहा। मुझे इसका सही प्लेस नहीं पता। क्या तुम जानते हो कि यह कहाँ है? हेडी ने पूछा। हाँ, लेकिन मुझे कपड़े बदलने के लिए कुछ टाइम दो। देवताओं के भवन में मेरा इंतजार करो, ब्रैंका ने कहा। क्या मैं यहीं इंतजार नहीं कर सकती? हेडी ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, आदर्श ने कहा कि वह भी कब्र पर जाना चाहता है। हम उससे वहीं मिलेंगे, ब्रैंका ने एक खराब बहाना बनाया। ओह ओह, मुझे नहीं लगता था कि वह इतना समझदार होगा। लेकिन हाँ, हेडी ने सिर हिलाया। वह बेहद आसानी से धोखा खा गई। ब्रेंका ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह जल्दी में थी, इसलिए उसने कपड़े लाना भूल गई थी। अब वह कपड़े कैसे बदल सकती थी? कोई विकल्प न होने पर वह चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई। यह कैसे हुआ? क्या उसे इस पर विश्वास था? आदर्श ने पूछा। वह करती है, लेकिन आपको हमारे साथ यूरिया की कब्र पर आना होगा, ब्रेंका ने कहा। ओह जरूर, आदर्श ने सिर हिलाया। उसने कल जो कुछ भी हुआ था उसका जिक्र ना करने का फैसला किया और बस खेलता रहा। आदर्श का रिएक्शन देखकर ब्रेंका ने अपने होंठ काटे। वह बेहद देर तक इस बात पर झिझकती रही कि क्या उसे कल रात जो हुआ था उसे सामने लाना चाहिए। वह अपने व्यवहार को लेकर काफी उलझन में थी। आदर्श कल रात के बारे में? ब्रेंका चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर सकी। यह ठीक है, लोग बीमार होने पर कुछ अजीब बातें कहते हैं, यह समझ में आता है, आदर्श ने बीच में टोकते हुए कहा। वह कभी वो उसकी गलती थी। उसने इस बारे में अपना मन पक्का कर लिया था। मैं खुद को अभिव्यक्त करने में ठीक नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि कल रात मैंने जो किया उससे तुम डरे नहीं। ब्रेंका ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने इसे स्वाभाविक दिखाने की कोशिश की, फिर भी वह अभी भी थोड़ा शर्मा रही थी। खुद को दिखाने में अच्छी नहीं? आदर्श अब उलझन में था। वह क्यों कहेगी कि वो खुद को दिखाने में अच्छी नहीं है? क्या इसका मतलब यह था कि उसे नहीं पता था कि वह नशे की वजह से अजीब बिहेव कर रही थी? ब्रेंका ने बातचीत जारी नहीं रखी। आदर्श ने उसके कपड़े बदलने का इंतजार किया और वे फिर दोनों देवता के हॉल में चले गए। देवताओं का हॉल पवित्र न्यायालय का प्रतीक था। इसका बाहरी हिस्सा अन्य आलीशान हॉल से बेहद अलग नहीं था, लेकिन इसकी छत कला का एक विश्व स्तरीय काम था। यह 333 डिफरेंट धर्मों के देवताओं से बना था, बिना किसी भेदभाव के। यह बेसिक रूप से उन सभी धर्मों को दर्शाता है जिन्हें दुनिया ने स्वीकार किया है। उनमें से बेहद सारे थे, फिर भी यह अव्यवस्थित नहीं दिखता था। आपस में जुड़ी पृष्ठभूमि को दर्शाने वाली कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। कुछ कलाकार यहां बैठकर सालों तक छत का निरीक्षण कर सकते थे बिना थके। दुर्भाग्य से एक बर्फीले तूफान ने पहाड़ को कमजोर कलाकारों और कवियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। उनके लिए आल्प्स की यात्रा करना बेहद मुश्किल था। यहाँ ज्यादातर लोग निजी कारणों से आते थे। आदर्श को कला के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उसने इसकी प्रशंसा करने के लिए अपना सिर भी नहीं उठाया। उसका दृढ़ विश्वास था कि यह जगह ग्रेवा के शुराका के उपचार के लिए अच्छी है। चलो चले, प्रियंका ने कहा। आदर्श ने दोनों महिलाओं का पीछा किया। यह सच था कि जब कोई झूठ बोलना शुरू कर देता है तो उसे कुछ और झूठ बोलने की जरूरत होती है। उसे वास्तव में यूरिया की कब्र पर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब उसके पास उनका पीछा करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। प्रियंका का रिएक्शन आदर्श की उम्मीदों से परे था। वह जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा शांत थी, और उसे कैसे कहना चाहिए, क्योंकि बेवकूफ कहना वास्तव में उचित नहीं था। यूरिया की कब्र पवित्र न्यायालयों के पूर्व में एक बर्फीली चट्टान के नीचे थी। उन्हें चट्टान की प्राकृतिक सुरक्षा छोड़नी होगी। पवित्र न्यायालय वास्तव में सबसे अच्छी जगहों का चयन करना जानता था। चट्टानों का टॉप मैजिक से भरा हुआ था। यदि साधारण मैजिशियन यहाँ कल्टीवेशन करते तो यह स्थान अकेले ही एक बुनियादी कल्टीवेशन इक्विपमेंट जितना ही फायदेमंद होता। उनके पैरों के निशान कुछ ही सेकंड में बर्फ से ढक गए। सूरज की रोशनी कम थी, हालांकि अभी भी सुबह थी।
जगह अंधेरी और उदास थी, जहां चारों तरफ सफेदी छाई हुई थी। आमतौर पर दोपहर के आसपास यहां बिखरी हुई धूप दिखती थी। जरूरी सूचना यह है कि मैं किसी भी लिंक पर क्लिक करने को नहीं बोलती हूँ। या तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के लिए जो यूट्यूब में डाला गया लिंक है उस पर क्लिक करवाती हूँ, या टेलीग्राम चैनल पर जो मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है उस पर क्लिक करवाती हूँ। अदर्स बाकी मैं किसी लिंक पर आप लोगों को नहीं कहती कि आप लोग क्लिक करिए। ये अदर चैनल है जो इस कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें इसके लिए पे करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, और आप भी थोड़े अवेयर रहना इस बारे में। जो मेरा यूट्यूब चैनल है स्टोरीज अल्फ़ाबेट आगे के 3 SKH, ये अल्फ़ाबेट्स है, ये स्केच नहीं है। ये S अलग है, K अलग है, H अलग है। और टेलीग्राम चैनल स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 फिर 3 अल्फ़ाबेट है जिसमें SKH लिखा हुआ है। चलो आगे की कहानी पर टिके रहते हैं। कुछ ही देर बाद आदर्श ने आखिरकार बर्फीली चट्टान को देखा। वे वर्तमान में इसके तल पर थे। चट्टान के जबड़े से विशाल बर्फीले स्टैलेक्टाइट लटक रहे थे जो लगभग नीचे तक फैले हुए थे। भाले की तरह नुकीले थे लेकिन क्रिस्टल की तरह पारदर्शी। इन स्टैलेक्टाइट्स के नीचे एक आयताकार कब्र का पत्थर था। यह आधी बर्फ से ढका हुआ था। इस पर लिखे शब्द बर्फ से ढके हुए थे। ब्रैंका ने सावधानी से कब्र के पत्थर को साफ किया और उसके सामने स्नो लेवेंडर्स का एक गुलदस्ता रखा। दोनों महिलाएं वहां खड़ी थी और अपनी बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के सामने अपने हाथों को क्रॉस करके खड़ी थी। उन्होंने मृतकों के लिए कुछ स्पिल्स बोलते हुए अपने सिर नीचे कर लिए। यह एक गीत की तरह लग रहा था, सुखद लेकिन दुख की झलक के साथ। आदर्श उनके पीछे खड़ा था और आसपास के माहौल को देख रहा था, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। पास में जमी हुई मिट्टी के एक टुकड़े ने जल्द ही उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहां बर्फ कम से कम 5 मीटर मोटी होगी, है ना? आदर्श ने दोनों महिलाओं से पूछा जब उसका काम खत्म हो गया। मुझे ऐसा विश्वास है, ब्रैंका ने कहा। तो फिर जमी हुई मिट्टी का क्या मतलब है? ऐसा लगता है इसे हाल ही में खोदा गया है, आदर्श ने मिट्टी के टुकड़े की ओर इशारा करते हुए कहा। हैडी और ब्रैंका ने जमी हुई मिट्टी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें यह असामान्य नहीं लगा। हालांकि आदर्श को लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उनकी वर्तमान ऊंचाई को देखते हुए और कैसे वसंत बस कोने के करीब था, यह असंभव था कि वे गर्मियों से पहले किसी भी मिट्टी को देख पाएंगे। बर्फ और बर्फ की मजबूत परत 5 मीटर से अधिक मोटी थी। कोई भी जानवर इसे आसानी से खोद नहीं सकता था। इसके अलावा यह प्लेस अभी भी पवित्र न्यायालयों के आसपास के क्षेत्र में था। कोई भी जीवंत प्राणी यहाँ आकर खुद को नहीं मरवा सकता था। कुछ हफ्तों में मिट्टी बर्फ से ढक जाएगी जिससे यह नजर नहीं आएगी। हालांकि अभी यह केवल बर्फ की एक पतली परत से ढकी हुई थी। आदर्श के मौसम के मोटे अनुमान के आधार पर मिट्टी को 1 या 2 महीने से भी कम समय पहले खोदा गया था। तुम क्या कहना चाह रहे हो? हेडी ने पूछा। उसे लगता था कि आदर्श का दिमाग उनसे अलग तरीके से काम करता है। कोई भी आम इंसान यह नहीं सोचेगा कि मिट्टी में कुछ गड़बड़ है। मिट्टी पलट गई थी और यह कब्र के पास हुआ। मुझे लगता है कि यह सत्यापित करने का जरूरी तरीका है कि क्या यूरिया का शरीर अभी भी यहाँ है, आदर्श ने गंभीरता से कहा। आदर्श को ज़ॉम्बीज के साथ बेहद अनुभव था, इसलिए वह मिट्टी की स्थिति के प्रति बेहद संवेदनशील था। ऐसा कहा जा रहा है कि इसका जरूरी नहीं कि ज़ॉम्बीज लोगों से कोई संबंध हो, लेकिन यह स्पष्ट था कि किसी ने कब्र के साथ कुछ किया था। क्या तुम्हें यकीन है? ब्रैंका ने आदर्श की ओर देखा, थोड़ी उलझन में। क्या पवित्र न्यायालयों में कोई अनडेड मैजिशियन है? मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन एक अनडेड मैजिशियन को बस यह जानने के लिए थोड़ा घूमना होगा कि क्या यहाँ क्या हुआ था, आदर्श ने उन्हें बताया। मेरी वॉइस अब कैसी आ रही है? मैंने माइक लिया है, छोटा माइक। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल सिस्टर पूजा। इस वाले एपिसोड में मेरी माइक के साथ क्लियर आवाज आएंगी, शायद पिछले वाले में माइक हिल चुका था। ब्रैंका वास्तव में पवित्र न्यायालयों में एक अनडेड मैजिशियन को जानती थी। उसने हाथ बढ़ाकर अनडेड मैजिशियन को बुलाया जो स्क्रॉल का प्रभारी था। बूढ़ा आदमी यूरिया की कब्र के सामने आगे पीछे चला और बोला, मैंने उसकी आवाज कई बार सुनी है। वह शांत और ईमानदार है, ज्यादातर आत्माओं से अलग।
उसने कोई तीव्र नफरत नहीं दिखाई, ना ही वह अपने पिछले जीवन से चिपकी हुई थी। हेडी और ब्रेंका बूढ़े आदमी की बात सुनकर चौंक गए। क्या इसका मतलब यह था कि यूरिया की आत्मा हमेशा इस छोटी सी कब्र के आसपास रही होंगी? चिंता मत करो, वह प्रतिशोधी आत्मा में नहीं बदल गई है, बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें आश्वस्त किया। तो वह यहाँ शांति से विश्राम कर रही है? हेडी ने पूछा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे याद है कि वह पिछले महीने भी यहीं थी, लेकिन अब वह चली गई है। अगर उसकी आत्मा चली गई तो उसकी शांति को देखते हुए वह अंततः आल्प्स में वापस आ सकती है, लेकिन यह अजीब है कि उसकी लाश भी यहाँ नहीं है। हेडी और ब्रेंका ने अपनी नजर आदर्श पर घुमाई। यह वैसा ही था जैसा उसने बताया, किसी ने कब्र खोद दी थी। यूरिया की लाश अब वहां नहीं थी। क्या वह खुद ही चलेगी? आदर्श ने पूछा। नहीं, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वह अनडेड में नहीं बदली। इसके अलावा यह पवित्र न्यायालय है, पवित्र आत्माओं द्वारा संरक्षित एक स्थान। कोई भी मृत व्यक्ति यहाँ मरे हुए में नहीं बदल सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। यहाँ तक कि उनकी आत्माएं भी कुछ ही समय में शांति से विश्राम कर लेती है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। बूढ़ा आदमी उनके सवालों के जवाब देकर चला गया। जाहिर है उसे कब्र के मालिक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। देर रात जब वह वहां से गुजरता तो महिला की शांत आत्मा कभी कभी बर्फीली चट्टान पर चुपचाप बैठी रहती। आदर्श ने कहा, कोई उसकी लाश ले गया। कौन सा विक्षिप्त ऐसा काम करेगा? हेडी ने गुस्से से कहा। हेडी ने अपनी बड़ी बहन की मौत की सच्चाई जानने के बाद उससे और भी अधिक प्रभावित हुई। वह मिस सीलन की ओर से उसकी कब्र पर जाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह कुछ इस तरह से होगा। यह अजीब है। केवल कुछ ही लोगों को पता था कि यूरिया को यहां दफनाया गया था, यहां तक कि उसकी कब्र पर लिखे नाम को भी उसके पसंदीदा फूल के नाम से बदल दिया गया था। यह देखते हुए कि पिछली घटना कितनी संवेदनशील थी, यह असंभव है कि किसी को पता हो कि उसे यहां दफनाया गया था। ब्रेंका पूरी तरह से भ्रमित थी। क्या उसके शरीर का पता लगाना संभव है? जिस व्यक्ति ने उसकी लाश चुराई है, उसके जरूर कुछ छिपे हुए इरादे हैं, हेडी ने कहा। अब जब हम उस व्यक्ति को ट्रैक नहीं कर सकते तो हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आदर्श ने अपना सिर हिलाया। उसके लिए शव को निकालना असंभव था। मिट्टी को हाल ही में खोदा गया, इसके अलावा कोई और निशान नहीं था। यहाँ तक कि बूढ़े आदमी को अनडेड एलिमेंट भी यूरिया की लाश का कोई निशान खोजने के लिए संघर्ष करेगा। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में वे कुछ कर सके, इसलिए तीनों देवताओं के हॉल में लौट आए। हेडी और ब्रेंका इस खोज से इतने परेशान थे कि वे नाश्ते का आनंद लेने के मूड में नहीं थे। वे इस बारे में सीलन और हेडमिस्ट्रेस पेरी को सिर्फ रिपोर्ट करने की योजना बना रहे थे, लेकिन आदर्श को संदेह था कि इससे कोई फर्क पड़ेगा भी या नहीं। क्या यूरिया की लाश कुछ अन्य रहस्यों से संबंधित थी? आदर्श ने खुद से सोचा। हालांकि टाइम का कोई मतलब नहीं था। इजिशा और एडिथ को नहीं पता होगा कि यूरिया को यहाँ कहाँ दफनाया गया था। ब्रेंका ने दृढ़ता से जोर देकर कहा कि केवल 3 लोगों को पता था कि यूरिया की कब्र कहाँ थी। इसके अलावा यूरिया की लाश 1 या 2 महीने पहले गायब हो गई थी, जो दर्शाता है कि दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर वे संबंधित थी तो उनके पास एडिथ के माध्यम से यूरिया की लाश को ट्रैक करने का मौका हो सकता है। वे हेडमिस्ट्रेस पेरी से मिल सकते थे ताकि पता चल सके कि यूरिया से जुड़े कोई और रहस्य है या नहीं। हालांकि अगर दोनों घटनाएं बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थी तो उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। कहां से शुरू करें उन्हें नहीं अंदाजा था। यह संभव था कि जब वे उस क्षेत्र से गुजरे तो कोई विकृत अनडेड मैजिशियन लाश को ले गया होगा। आदर्श के मुकदमे का दिन जल्द ही आ गया। परिणाम कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आदर्श को दोषी नहीं पाया गया और उसे रिहा कर दिया गया। हेरेसी जजमेंट कोर्ट और होली जजमेंट कोर्ट दोनों ही यह साबित करने में असमर्थ थे कि आदर्श ही डीमन था। नतीजन वे यह भी साबित नहीं कर पाए कि गोल्डन सन नाइट्स की मौत आदर्श के कारण हुई थी। पार्थिव मंदिर में इतनी बड़ी गड़बड़ी थी कि ऐसा लगा जैसे कोई क्रांति हो गई हो। इजिशा के पुराने अधीनस्थों ने उसके दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए पर्दे के पीछे बेहद सारे लोगों को मार डाला था। अगर कोई डीमन था तो इजिशा वास्तव में वही थी, भले ही उसने वास्तव में कुछ नहीं किया क्योंकि वो अपने ताबूत के अंदर लेटी हुई थी। चीजें मेरी कल्पना से कहीं अधिक सरल थी। आहन ने बधाई देते हुए आदर्श के कंधे पर थपथपाया। आदर्श ने जवाब दिया, यह केवल मेरी टीम के लिए सरल था।
आदर्श को इस बात से राहत नहीं मिली कि जीशा के असली उद्देश्य को जानने के बाद उसे इतनी आसानी से रिहा कर दिया गया था। उसने उसे केवल अपनी योजना के लिए यूज किया था। उसने न केवल प्रतिद्वंदी आल्प्स इंस्टीट्यूट को एक बड़ा झटका दिया, बल्कि उसने यूरोप के सबसे मजबूत कबीले के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित किए। देवी की भूमिका के लिए, उसके भविष्य के अवसरों के लिए यह बेहद इंपॉर्टेंट था। क्या तुमको खुश नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं हुआ? क्या तुम वाकई चाहते हो कि पवित्र न्यायालय जांच जारी रखे? आहन ने कहा। वैसे कुणाल कहाँ गया? आदर्श ने पूछा। मुझे कैसे पता होगा? आहन ने कहा। पवित्र न्यायालय के पश्चिम में एक लकड़ी का सुंदर भवन था। उसके बगल में एक बेहद बड़ा गर्म पानी का झरना था जो बर्फीले पहाड़ पर दुर्लभ था। बर्फ की ऊंची दीवारें उसे चारों ओर से घेरे हुए थी, जो आराम करने के लिए एक सही स्थान था। हमारा युवा ड्यूक अंदर है, आपको उसके आराम में खलल नहीं डालना चाहिए, लाल पोशाक वाले गुर्गे ने कहा। बिल्कुल सही समय है, मैं भी जानना चाहता था कि वह ठीक है या नहीं, कुणाल ने अंदर जाते हुए कहा। गुर्गे ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि वे वर्तमान में अपनी निजी भूमि के बजाय पवित्र न्यायालय के क्षेत्र में थे। पवित्र न्यायालय के किसी भी अतिथि को उसकी सुविधाओं का उपयोग करने की परमिशन थी। तुम्हें युवा ड्यूक से दूर रहना चाहिए, गुर्गे ने उसे चेतावनी दी। मैं नहाने का आनंद लूंगा। वैसे क्या वह महिला राइन से आपके युवा ड्यूक की देखभाल कर रही है? कुणाल ने पूछा। तुम्हें कैसे पता चला? गुर्गे ने अचानक कहा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से सारी बातें बता दी है। उसने कहा, क्या तुम्हारे कुछ छिपे हुए इरादे हैं? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने हमारे युवा ड्यूक के प्रति कोई भी बुरी मंशा रखने की हिम्मत की तो हम तुम्हें वहीं मार देंगे, भले ही हम अभी पवित्र न्यायालय के प्लेस में ही क्यों ना हो। कुणाल ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने कपड़े बदलने शुरू कर दिया और एक ऐसी जगह चुनी जहां से गुस्सैल गुर्गा उसे ना देख सके। उसने दूर से हिरकासा और उसकी सेवा कर रही 3 साल की महिला को देखा। उसका चेहरा एशियाई था। वह परिपक्व और सुंदर थी, लेकिन कुणाल को यह देखकर अच्छा नहीं लगा कि वह हिरकासा के प्रति कितना सम्मान रखती थी। मैं तुम्हारे लिए तौलिया बदल दूंगी, महिला ने कहा। हिरकासा गर्म पानी के झरने में लेटा हुआ था। अब उस पर जहर और कर्ज का असर नहीं था और वह पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसने नौकरानी की ओर उदासीनता से देखा। महिला कैबिन की ओर चली गई और संयोग से कुणाल की सीट के पास से गुजरी। कुणाल उस समय से उसे घूर रहा था जब वह उसकी ओर चली और जब वह उसके करीब आई। मैं कुणाल हूं, मैं अमृत शहर से हूं, कुणाल ने पास से गुजरते हुए जोर से कहा। पहले तो महिला ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कुणाल ने उनकी माँ का नाम लिया तो वह तुरंत रुक गई और आश्चर्य से उसे देखने लगी। हालांकि महिला हिरकासा और उसके गुर्गे से काफी डरी हुई लग रही थी। वह अपने रास्ते चलती रही, लेकिन जब वह कुणाल के पास से गुजरी तो उसने उससे एक धीमी आवाज से कहा, जिसे सिर्फ वे दोनों ही सुन सकते थे, जब आधी रात हो जाए तो यहाँ आ जाना। कुणाल को राहत मिली जब महिला ने उसे जवाब दिया। हालांकि वह समझ सकता था कि हिरकासा के मन में उसके आदर्श और अन्य लोगों के प्रति कितनी गहरी दुश्मनी थी। यह देखकर कि वह कितनी अलर्ट थी। अगर हिरकासा को उसके और कुणाल के बीच के रिश्ते के बारे में पता होता तो वह उसे चुन सकता था। कुणाल इतना समझदार था कि उसने आगे कुछ नहीं कहा। उस रात बर्फ और भी तेजी से गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घंटाघर भी भारी घंटियां लगभग जम गई हो। घंटियां आकाश में गूंज रही थी जब एक छोटी सी आकृति तेजी से सुनसान गर्म झरने की ओर बढ़ रही थी। वह कभी कभी बेहद सावधान भाव से पीछे मुड़कर देखती थी। कुणाल ने देखा कि कोई व्यक्ति गर्म पानी के झरने का दरवाजा खोल रहा है। जब उसने देखा कि यह वही महिला है जो इतनी विनम्रता से हिरकासा की सेवा कर रही थी तो वह मुस्कुराया। वह संभव तो दुनिया में एकमात्र व्यक्ति थी जिसकी उसे कमी खल रही थी। कुणाल ने कसम खाई थी कि जब वह कुल्लुन पर्वत पर आकाश में तारे देखेगा तो वह उससे मिलने आएगा। कुणाल अभी बेहद छोटा था, इसलिए उसे अपनी बहन के बारे में सिर्फ धुंधली सी छवि याद थी। उसे यह भी याद नहीं था कि वह कैसे दिखती थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसे स्विट्जरलैंड के एक बेहद बड़े नामी कबीले में लाया गया।
शुरू में कुछ सालों तक वे पत्रों के जरिए संपर्क में रहे, लेकिन उसके बाद उससे पूरी तरह से संपर्क टूट गया। कुणाल को चिंता थी कि शायद उसे कुछ हो गया हो। हालांकि जब उसे पता चला कि वह महिला वास्तव में उसकी बहन थी और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो उसे राहत मिली। सिस्टर पूजा। कुणाल उस महिला के पास गया। उसे देखकर वह बेहद एक्साइटेड था। क्या यह वास्तव में आप हो, कुणाल? पूजा अविश्वास में जल्दी से कुणाल के पास की। हाँ, यह मैं ही हूं। कुणाल ने सिर हिलाया। मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूं। माँ कहाँ है? क्या वह भी यहाँ है? पूजा बेहद उत्साहित थी। वह कुणाल को इतनी जोर से पकड़ रही थी कि उसे थोड़ा दर्द हो रहा था। माँ का तो पहले ही देहांत हो चुका है, कुणाल ने उसे धीरे से बताया। पूजा शॉक रह गई। उसका चेहरा तुरंत दुख से भर गया। काफी देर बाद पूजा ने कहा, उसने अपराध बोध से कहा, मुझे आकर उनसे मिलना चाहिए था। इतने साल हो गए। तुमने इतने समय तक हमें चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? कुणाल ने पूछा। पूजा ने बताया, जब से मैंने युवा ड्यूक की सेवा शुरू की है, उन्होंने मुझे किसी को भी पत्र लिखने की परमिशन नहीं दी है, ताकि मैं ऐसी जानकारी लीक न कर दूं जो कसास को प्रतिकूल स्थिति में डाल दे। ये लोग कितने नासमझ है। सिस्टर, मैं जानता हूं कि हेर कासा एक अच्छा इंसान से कोसों दूर है। तुम्हें अब उसके साथ नहीं रहना चाहिए। मेरे साथ चलो। हम अपने देश वापस जा रहे हैं। मैं तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। कुणाल को उम्मीद थी कि वह उसका सुझाव मान लेंगी। आखिरकार वह उसकी बहन थी। भले ही वे खून के रिश्ते से ना जुड़े हो, फिर भी वह अपनी पूरी ताकत से उसकी रक्षा करेगा। मुझे डर है कि मैं अपने लिए यह निर्णय नहीं ले पाओगे। कुणाल, मुझे पता है तुम मेरी परवाह करते हो। तुम बड़े हो गए हो और एक प्रभावशाली मैजिशियन बन के हो। मुझे तुम पर बेहद गर्व है, लेकिन कासा हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, खासकर हेर कासा। उन्हें दूसरे लोगों का परेशान करना पसंद नहीं है। मेरी चिंता मत करो। कुछ सालों बाद उन्हें मुझसे कम उम्र का कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो उनकी सेवा करेगा। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं वापस घर चली जाऊं? पूजा ने कुणाल के गाल पर हाथ फिरा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं उनसे नहीं डरता, कुणाल ने दृढ़ता से कहा। यहाँ डरने या ना डरने की कोई बात नहीं है। उन्हें भड़काना बेवजह है। अपनी बहन की बात सुनो। हम इसे ऐसे ही रखेंगे। मेरे बारे में किसी को मत बताना। अगर हिरकासा को पता चल गया तो वह मुझे परेशान करेगा और मुझे कभी जाने नहीं देगा। तुम्हारे दोनों दोस्त बेहद लापरवाह है, इसलिए उन्हें मेरे बारे में मत बताना। मैं समय आने पर जा सकती हूँ, इसलिए कोई परेशानी खड़ी करने की जरूरत नहीं है, पूजा ने गंभीरता से कहा। और ठीक है, कुणाल ने पूजा के शब्दों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।